यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर साथ में दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको व्याख्यान अच्छे से दूंगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राष्ट्रभाषाएं हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। तो जो सही विकल्प यहाँ पर चयनित होगा सी। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 राष्ट्रभाषाएं हैं। कितनी हैं? कुल 22 राष्ट्रभाषाएं हैं, इसका ध्यान रखना है। देखिएगा, जब 14 सितंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था, अर्थात जो अपनी राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, उस समय 14 सितंबर 1949 को 14 ही भाषाओं को सम्मिलित किया गया था संविधान में। कितनी भाषाओं को? 14। ठीक है, 14 भाषा आपने याद रखनी है। यहाँ पर तो विकल्प में 14 नहीं है, 22। प्रश्न का उत्तर तो 22 होगा, परंतु ये कह रहा हूँ जो मूल संविधान में था उसमें कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, फिर 21वां संशोधन किया गया। कब किया गया? 1967 में। 1967 में जब 21वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उस समय सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को। इसके पश्चात जब 71वां संशोधन किया गया, 71वां, ये कब किया गया था? ये 1992 में किया गया था, 1992 में। इस समय कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिस कारण टोटल संख्या हो गई 18। जब सिंधी को किया गया था तो फिर 15 हो गई थी। इसी तरह से जब 92वां 92 का जो संवैधानिक संशोधन किया गया, कब? 2003 में, फिर जो कितनी हो गई थी भाषाओं की संख्या? 22 हो गई थी। उस समय कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया? बोडो को जोड़ा गया एक, दूसरी डोगरी को, तीसरी मैथिली, चौथी संताली। और जो संताली को जोड़ने के पश्चात 18 + 4 हो गया 22। ठीक है ना। इस प्रकार से हर एक समय की आपको याद रखना है कि कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई और सबसे नया वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है। तो ये 92 नंबर का संवैधानिक संशोधन सबसे नया है भाषा के संबंध में, जो कि 2023 में हुआ था। और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला प्रश्न, है यहाँ पर, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? बहुत सुंदर प्रश्न है ये भी। तो देखिएगा, ये किया गया था 343 के अंतर्गत। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया था। यहाँ पर देखिए, जो पूरी व्याख्या थी वो इस प्रकार से थी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जो अंकों का रूप है ये अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, फिर आगे देखिए, जो भारतीय अंकों का रूप, ये अंक अंतर्राष्ट्रीय रूप के तौर पर मानित होगा। फिर किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्षों की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। किसका? अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा तथा इस अवधि के समाप्त होने के पश्चात संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। ठीक है, ये भी वर्णित था। इसके पश्चात और जो तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे तो वो ये होगा कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को
मान्यता दी गई है। ध्यान रखना है, भाग होगा संविधान का 17वां, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संक्षिप्त या विस्तृत वर्णन किया गया है। और भाषाएं कितनी हैं? 22। कौन कौन सी हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये याद रखना है आपने, इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। अब देखिए, इतना सुंदर प्रश्न है ये। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने किसे राजभाषा माना? बहुत सुंदर प्रश्न है ये, सिंपल है। 14, इसका मतलब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा स्वीकार किया गया था। फिर है अगला प्रश्न 4, लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहल किस ग्रंथ में हुआ था? यह भी बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो जो लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहल हुआ था, तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में हुआ था। कहाँ पर? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। यहाँ पर देखिए, जो अष्टाध्यायी है ये किसकी रचना होगी? ये पाणिनि की हो जाएगी। फिर वेद व्यास जी की रचना कौन सी है? महाभारत। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि जी के द्वारा। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे तो एक प्रश्न से आपके यहाँ पर 4 प्रश्न निकल रहे हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को देखना भी आना चाहिए और प्रश्नों को बनाना भी आना चाहिए। अक्सर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, महाभारत किसकी रचना हो जाएगी? वेद व्यास की हो जाएगी। रामायण किसकी होगी? वाल्मीकि की हो जाएगी। अष्टाध्यायी किसकी हो जाएगी? पाणिनि की हो जाएगी। नाट्यशास्त्र किसकी रचना हो जाएगी? भरत मुनि की। फिर है अगला प्रश्न 5, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखे जाने वाली भाषाएं हैं? जो मराठी और नेपाली हैं ये दोनों लिखी जाती हैं हिंदी और संस्कृत की तरह देवनागरी लिपि में। यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है कि जो मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में ये लिखे जाने वाली भाषाएं हैं। फिर यहाँ से आपके लिए ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो नेपाली को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा और कब भारतीय जो राष्ट्रभाषा हैं उसमें सम्मिलित किया गया था? जो मूल जो भाषाएं, मूल तो नहीं कहेंगे, जो संविधान में मानी गई भाषाएं 22 है, इसके अंतर्गत कब स्वीकृत किया गया था इसे नेपाली को? तो जो ये स्वीकृत की गई थी, तो ये की गई थी 92वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, 92 नंबर का, कब हुआ था? 2003 में। उस समय नेपाली को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। जो उद्देश्य और विधेय हैं ये हम अंग होंगे किसके? वाक्य के अंग हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं वाक्य के। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। इसके बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला है 7, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? देखिएगा, जैसे एलटी टेट जैसी परीक्षा है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी अधिकतर पूछे जाते हैं। एक नज़र आपको इनको मार के जानना है, ठीक है ना, परीक्षा में। तो जो यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा विकल्प सी, पारावार। पारावार समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सी सही विकल्प होगा यहाँ। यहाँ पर देखिएगा, एक तो यहाँ पर पारावार हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। बाकी और भी जो महत्वपूर्ण होंगे यहाँ पर वो भी आपको बता देता हूँ। सागर, सिंधु, उदिति, उदती, नदीश, बारिश, अम्बुदी, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव, तोयनिधि, सरितपत्ति। सरितपत्ति ये होंगे सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द। ध्यान रखना है, अक्सर ये भी पूछे जा सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 8,
रुक्ष का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो जो 8वें का सही उत्तर है तो ये स्निग्ध है। रुक्ष का विपरीतार्थक स्निग्ध होगा। ए यहाँ पर सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। 9, अकाउंटेंट जनरल का अर्थ है। अकाउंटेंट जनरल का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा महालेखाकार। इस तरह जो अंग्रेजी के जो हिंदी रूपांतरण वाले शब्द होते हैं ये भी आपको देखने हैं, अक्सर ये भी प्रश्न बनता ही रहता है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है 10, देवासुर जो है इसमें कौन सा समास होगा? समास से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो जो देवासुर है इसमें समास होगा द्वंद्व समास। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा 10वें का। फिर देखिए थोड़ी पूरी व्याख्या इससे ये बता देता हूँ आपको। ये जो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना किसी चीज़ का। जैसे मान ले बड़ी बड़ी पंक्तियाँ होती हैं उनको संक्षिप्त करना, छोटा रूप प्रस्तुत करना। इसकी एक पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समस्त पद या फिर समासिक पद समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। फिर देखिएगा, जैसे आप लोगों को ये विदित ही होगा कि जो समास के कितने भेद माने जाते हैं? तो समास के माने जाते हैं 6 भेद। कितने भेद? 6। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। जो देखिए इनमें जो थोड़ी थोड़ी प्रधानता रहती है तो किसकी रहती है? जो अव्ययी भाव समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के दोनों। और जो बहुब्रीहि समास है इसमें भी दोनों पद अप्रधान होते हैं। जो द्वंद्व देखो इसका उल्टा है, विलोम है इसका। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु जो बहुब्रीहि समास है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। एक नया ही अर्थ यहाँ पर तीसरे प्रधान अर्थ के तौर पर निकलता है। अब देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास आया है हमारे विकल्प में, जो सही है। इसको हम एक नज़र लगा के देख लेते हैं क्या होता है द्वंद्व समास में। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। क्या क्या लगता है यहाँ पर? और अथवा या एवं, ये इसके सूत्र हैं, इनका ध्यान रखना है। और अथवा या एवं ये लगते हैं तो वहाँ पर होता है आपका द्वंद्व समास। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम देखते हैं देव और असुर, यहाँ पर ध्वनि आ रही है ना को देव और असुर, तो यहाँ पर होना था द्वंद्व समास। फिर यहाँ पर देखिए और भी पद आपको बता देता हूँ। नदी नाले, इसमें है नदी और नाले। पाप पुण्य, इसमें भी है पाप और पुण्य। सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ऊंच नीच, आगे पीछे, राजा प्रजा, नर नारी, खरा खोटा, राधा कृष्ण, ठंडा गर्म, छल कपट, अपना पराया। ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको पद बताए ये सारे के सारे थे आपके द्वंद्व समास के पद, याद रखना है इन्हें। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है 11, छलिया छबीलो छैल छाती छवि छवे गयो, यह पंक्ति किस कवि के ग्रंथ से ली गई है? तो जो ये पंक्ति ली गई है ये ली गई है आपके पद्माकर जी के ग्रंथ से। किसके? पद्माकर से। यहाँ पर बता देता हूँ, भिखारी दास, पद्माकर, देव बिहारी, केशव दास, चिंतामणि इत्यादि सारे के सारे थे आपके रीतिकाल के विद्वान।
किसके? रीतिकाल के प्रमुख विद्वानों के तौर पर इन्हें जाना जाता है। फिर देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो रीतिकाल के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो जो सर्वमत है तो उसके अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है केशवदास को। किसको? केशवदास को। परंतु अगर कभी विशेष की बात की जाए, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, तो इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। किसे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को। ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, परंतु सर्वमत केशवदास की ओर अपना मत रखता है। फिर देखिए यहाँ पर और भी तथ्य बताता हूँ। जो रीतिकाल है इसे श्रृंगार काल, अलंकृत काल इत्यादि अलग अलग नामों के तौर पर भी जाना जाता है, परंतु रीतिकाल के लिए रीतिकाल ही सबसे ज़्यादा अच्छा नाम माना जाता है। फिर यहाँ पर और भी तथ्य ये है कि जो ये सारे विद्वान हैं ये रीतिकाल के हैं। जो भिखारी दास हैं इनकी रचना मानी जाती है काव्य निर्णय। पद्माकर इनकी रचना है पद्माभरण, जिसमें ये पंक्तियाँ ली गई हैं। देव इनकी रचना हो जाएगी प्रेम दीपिका, और फिर जो बिहारी है इनकी रचना हो जाएगी बिहारी सतसई। देखिएगा एक ये प्रश्न आपको यहाँ से 10 प्रश्न मैंने निकाल के दे दिए आपको, ठीक है। अगर ध्यान से इनको नोट करोगे तो आपको अवश्य इसका लाभ देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 12, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? जो ये उदंत मार्तंड है यह एक पत्र था, शुरुआती पत्र माना जाता है इसको। शुरू में भारत में हिंदी के पत्र नहीं पाए जाते थे, पहला पत्र यही था। इसके बाद श्री गणेश हो गया था हिंदी में भी पत्रों को लिखने का, एक तरह से समाचार पत्र माना जाता है इसे। इससे पहले बंगाल गजट हो गया, हिक्की गजट, इस तरह की काफ़ी नाम जाने जाते हैं, वो प्रचलित थे भारत में। परंतु जब उदंत मार्तंड आए ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला पत्र था। इसका जो कलकत्ता से प्रकाशन हुआ उसके पश्चात से यहाँ पर पत्रों की भरमार हो गई थी, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या जो बनती है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ से तथ्य आपके लिए ये बनेगा कि हिंदी की प्रथम पत्रिका किसे स्वीकृत किया जाता है। प्रश्न एक क्या बनेगा? हिंदी की प्रथम पत्रिका किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड को। प्रश्न 2 आपसे ये पूछा जाएगा कि जो उदंत मार्तंड है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये हो जाएगा 10 मई 1826। क्या होगा? 10 मई 1826। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि उदंत मार्तंड को 23 मई 1826 को कहाँ से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था कलकत्ता से। चौथा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि जो उदंत मार्तंड पत्रिका है इसे किसने और कहाँ से निकाला? तो इसे निकाला गया था कानपुर निवासी जुगल किशोर थे, इन्होंने इसे निकाला था कलकत्ता से। कानपुर निवासी थे जुगल किशोर, इन्होंने इसे कलकत्ता से निकाला था, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि जो उदंत मार्तंड है इसकी बोली कैसी मानी जाती है, कहाँ का उल्लेख ज़्यादा इसमें मिलता है? तो जो उदंत मार्तंड है इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर छठा प्रश्न ये बन सकता है आपसे कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, पहले तो ध्यान रखिएगा ये 30 मई को मनाया जाता है। कब? 30 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। फिर देखिएगा आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, नॉर्मल सा प्रश्न, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि जो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो जो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था तो ये था सुधावर्षण। कौन सा था? सुधावर्षण। फिर जो पहले तो हम कह रहे हैं कि जो उदंत मार्तंड है ये पहला पत्र माना जाता है। हाँ जी, ये पहला तो था पर ये साप्ताहिक था। कैसा था? ये साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड। फिर देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे परीक्षा में कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था? सुसंगठित दैनिक पत्र, तो ये भारत मित्र था। फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का पहला हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी थी? तो ये निराला जी के द्वारा निकाली गई मतवाला पत्रिका थी। फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र कौन सा था? तो ये था
बनारस अखबार। तो देखिएगा, एक ही प्रश्न से यहाँ पर भी आपके 10 प्रश्न निकल गए। ठीक है, ध्यान रखना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इस सीरीज़ में, अगर आप हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर नोट करेंगे तो। इस तरह की PYQ आपको पूरे YouTube में ढूंढ के देखिए, पूरे गूगल में ढूंढ के देखिए। LT टेट के लिए इस तरह की सीरीज़ आपके लिए किसी ने आयोजित ही नहीं की है। मैं आप लोगों के लाभ के लिए सीरीज़ को लाया हूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं और अपने टेट को किसी न किसी तरह से क्रैक करें ही करें, क्योंकि जल्द ही आपके समक्ष देखिएगा LT कमीशन की पोस्टें आने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान से अपनी तैयारी यहाँ पर करिए, जितने ज़्यादा हो सके स्टडी करते रहिए, रात दिन एक कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ओनली 40 दिनों तक ही मेहनत करनी है। 40 दिनों के पश्चात आपका टेट क्लियर हो जाएगा, आप कमीशन में बैठ पाएंगे, फिर उससे ज़्यादा आपको चाहिए ही क्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 13। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ये भी सिंपल सा प्रश्न है, जिसने हमारे साथ लगातार तैयारी की है वो तो इसको इजीली बता देगा। तो जो जुगुप्सा है ये किसका स्थायी भाव है? तो ये हो जाएगा विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा को माना जाता है। तो यहाँ पर जो बी सही विकल्प हो जाएगा। थोड़े से तथ्य यहाँ पर आपको और दे देता हूँ, मैं व्याख्या कर लेता हूँ इसकी, रुकिए। तो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या इस प्रकार से हो जाएगी कि जो रसों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो जो रसों की संख्या मानी जाती है आपकी, ये मानी जाती है भर्त मुनि के अनुसार। बात की जाए भर्त मुनि के अनुसार तो ये 8 मानी जाती है। सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। सर्वमत के अनुसार 9 मानी जाती है। कौन कौन से रस हैं इसे देख लेते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये हो गए आपके 9 रस। इनका ध्यान रखना है, ये परीक्षा में बनते हैं। अब देखिए रस और उसके स्थायी भाव को देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में बनते हैं ये। जैसे श्रृंगार रस हो गया, इसका स्थायी भाव हो जाएगा रति। हास्य रस का हो जाएगा हास, करुण रस का हो जाएगा शोक, रौद्र रस का हो जाएगा क्रोध, वीर रस का हो जाएगा उत्साह, भयानक रस का हो जाएगा भय, विभत्स रस का हो जाएगा जुगुप्सा, अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय, शांत रस का हो जाएगा निर्वेद। फिर से बताऊंगा क्योंकि प्रश्न बनते हैं यहाँ से। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक हो जाएगा, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद। फिर अगर परीक्षा में आपसे बने कि जो भर्त मुनि है इन्होंने 8 रस इन्होंने अपनाए थे, इनमें से किस रस को इन्होंने अपनाया नहीं था, तो ये शांत रस को स्वीकार नहीं करते थे। क्योंकि देखिए जो भर्त मुनि थे ये नाट्यशास्त्र के रचनाकार माने जाते हैं, नाटक को प्रमुख स्थान देते हैं। तो जो इसमें नाटक में होता है शांत रस को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए इन्होंने शांत रस को ज़्यादा वेटेज नहीं दी थी। फिर देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा कि जो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो जो संचारी भाव है इनकी संख्या मानी जाती है 33। फिर ये प्रश्न बनेगा कि भर्त मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है। भावों की इन्होंने 49 मानी है। फिर ये प्रश्न बनेगा आपसे कि संचारी भाव कितने हैं, 33 हैं। फिर ये प्रश्न बनेगा कि स्थायी भाव कितने माने गए हैं भर्त मुनि के द्वारा, 8 माने गए हैं। फिर ये प्रश्न बनेगा कि सात्विक भाव कितने माने गए हैं, तो ये भी 8 माने गए हैं। फिर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रस के कितने अवयव माने जाते हैं, तो रस के माने जाते हैं 4 अवयव। कौन कौन से 4 अवयव है, कौन कौन से हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। फिर देखिए जो विभाव है ये भी 2 भागों में वर्णित है, आलंबन और उद्दीपन। जो अनुभाव है ये भी आगे 4 भागों में वर्णित है, कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। ज़्यादा लंबा नहीं खींचिए, चलो ज़्यादा लंबा हो गया प्रश्न, ठीक है। जैसे जैसे आगे इस तरह के प्रश्न आएंगे तो मैं वहाँ पर आपको इसकी व्याख्या भी कर दूंगा। फिर देखिए रसोत्तर का व्याख्याता किसे माना जाता है, यही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं खींचूंगा। रसोत्तर का व्याख्याता माना जाता है भर्त मुनि को। भर्त मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक रचना में रस का प्रचार प्रसार किया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 14। काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 14, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमानक समीक्षक थे। बताइएगा कौन थे पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमानक समीक्षक। तो यहाँ पर जो नाम आएगा
तो ये आएगा आपका प्लेटो का। जो प्लेटो है ये पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमानक समीक्षक माने जाते हैं। फिर देखिए जो प्लेटो है इनकी जो व्याख्या होगी वो आपको बता देता हूँ। जो प्लेटो थे इनका जन्म पूछा जाता है आपसे, कब हुआ था जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 427 में, 427 में। फिर इनका जन्म स्थान पूछा जाता है तो ये एथेंस में हुआ था, ठीक है। फिर इनके मूल नाम के बारे में पूछा जाता है, क्या है इनका मूल नाम, तो इनका नाम माना जाता है एरिस्टोकोलिस, क्या है एरिस्टोकलिस या क्लोनिस या कलिस माना जाता है। गुरु के द्वारा जो इनको नाम दिया गया था वो प्लाटोन था। अरबी में इनका जो नाम था वो अफलातून था। अंग्रेजी में जो नाम था इनका तो वो प्लेटो ही माना जाता है। फिर यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि जो प्लेटो थे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में है ईऑन, क्रातिलुस, गोर्गियास, फैद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लॉज। जो सबसे प्रमुख रहेंगी तो वो होगा ईऑन, गणतंत्र, लॉज, फिलेबुस। ये याद रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। फिर कई बार गुरु शिष्य परंपरा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मैं बता देता हूँ। जो सबसे प्रमुख या पहले के विद्वान रहे हैं तो वो रहे सुकरात। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो सुकरात का शिष्य था। फिर जो प्लेटो का शिष्य हुआ तो वो अरस्तु हो गया, ठीक है। और जो अरस्तु आ गया तो अरस्तु इसके शिष्य का क्या नाम था, तो ये था सिकंदर इसका शिष्य था, सिकंदर, ठीक है। यहाँ से देखिए सारा हो गया आपको क्लियर। सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो था, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था, अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर था। ये ध्यान रखना आपने। फिर अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 15, विकासवाद के प्रस्तावक का नाम बताइए। कौन था विकासवाद का प्रस्तावक, तो यहाँ पर सही विकल्प जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा डार्विन। जो डार्विन का सिद्धांत ही ये विकासवाद पर आधारित था, ठीक है। इसने अपने सिद्धांत में विकासवाद को ज़्यादा महत्व दिया, जिस कारण इसे विकासवाद का प्रस्तावक माना गया। ये भी पाश्चात्य काव्य जगत के अंतर्गत माने जाने वाला विद्वान रहा है। फिर देखिए थोड़ी सी व्याख्या हम यहाँ पर फिर से प्लेटो की कर लेते हैं, क्योंकि प्लेटो से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जो प्लेटो था यह प्रत्ययवादी या फिर आत्मवादी दार्शनिक था। कैसा, प्रत्ययवादी या फिर आत्मवादी दार्शनिक के तौर पर इसे जाना जाता है। दर्शन के क्षेत्र में इसके मुख्य विषय इस प्रकार से थे। ये प्रत्यय सिद्धांत को ज़्यादा महत्व देता है, आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता था, आत्मा की अमृत सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, सृष्टि शास्त्र की रचना करना चाहता था, ज्ञान मीमांसा की रचना करना चाहता था। फिर ये देखिए प्लेटो ये कला को जगत से 3 गुना दूर मानता है। किससे, जगत से इसे 3 गुना दूर मानता है, क्योंकि ये मानता है कि देखिए पहले विचार या प्रत्यय आया, फिर उसका अनुकरण होता है, उसके बाद वस्तु जगत आता है, वस्तु जगत का भी फिर अनुकरण होता है, फिर कला जगत आता है। इस तरह से ये तिगुना दूर हो जाता है कला जगत, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर जो प्लेटो है इन्होंने यूनानी शब्द मिमेसिस, इसके बारे में भी काफ़ी वर्णन किया है। मिमेसिस का अर्थ होता है अनुकरण करना। क्या होता है, अनुकरण करना। फिर है अगला प्रश्न 16, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से माना जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, जो पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। जो थोड़ी सी व्याख्या होगी यहाँ पर ये वर्णित कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो आगे यहाँ पर और भी आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। इन तीनों का ही विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का। फिर कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पूर्वी हिंदी है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ,
तो इसका हुआ था अर्धमागधी अपभ्रंश से। फिर जो बिहारी हिंदी है इसका किससे हुआ था, तो ये मागधी अपभ्रंश से हुआ था, ये ध्यान रखना है। फिर थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर ये देता हूँ कि जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौरबी, हरियाणी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये याद रखना आपने। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की ऐसी भाषा का नाम बताइए जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती है। तो जो विश्व की ऐसी भाषा है तो ये हो जाएगी यहाँ पर लिथुनियाई ये भाषा है जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती है, सदा यही भाषा बनी हुई है ये। ठीक है, 17 का यहाँ पर जो सही उत्तर बताया गया है ये डी हो जाएगा। फिर देखिए हिंदी संस्कृत, इसकी लिपि कौन सी है, इसकी लिपि हो जाएगी देवनागरी। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 18। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1960 को, ये भी ध्यान रखना है आपने, 1 मार्च 1960। देखिएगा जहाँ जहाँ मुझे लगेगी व्याख्या देनी चाहिए वहाँ पर दे दूंगा, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर है 19, हिंदी भाषा के विकास का क्रम, हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा क्रम तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका विकल्प ए। सबसे पहले पाली आएगी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, सबसे अंत में हिंदी। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत दिया गया होता तो वो भी सही होना था। सबसे पहले संस्कृत ने आना था, फिर पाली ने, फिर प्राकृत ने, फिर अपभ्रंश ने और सबसे अंत में हिंदी ने। फिर यहाँ पर आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, जैसे क्या बन सकता है कि जो भारतीय आर्य भाषा है इन्हें कितने भागों में विकास क्रम के आधार पर बांटा गया है। तो मुख्यतः इन्हें बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन सा था, एक था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इन तीनों में बांटा है, इनका ध्यान रखना है आपने। फिर देखिएगा जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसका समय 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक हो जाएगा। इसमें जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी ये भी आगे 2 भागों में विभाजित थी। एक तो थी वैदिक संस्कृत, दूसरी संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत नाम से जानी जाती है। दूसरा था मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जो मध्यकालीन आर्य भाषा है ये भी आगे 3 भागों में विभाजित है। एक हो गए पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश। फिर यहाँ पर आपको पाली से संबंधित तथ्य बता देता हूँ कि जो पाली है इसे प्रथम प्राकृत माना जाता है। समय इसका 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक हो जाएगा। फिर जो प्राकृत है इसे द्वितीय प्राकृत माना जाता है। समय इसका 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक हो जाएगा। फिर जो अपभ्रंश है इसे तृतीय प्राकृत माना जाता है और इसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पाली है इसे अभिलेखी प्राकृत भी कहा जाता है। इसके पश्चात आती है हमारी आधुनिक भाषाएं, जैसे कि इनका समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक स्वीकृत है। ठीक है, तो देखिए कितने तथ्य यहाँ पर भी आपको बता दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अब अगला प्रश्न है पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पलवन का शाब्दिक अर्थ, तो जो पलवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना। ठीक है, सी सही विकल्प होगा यहाँ। फिर है अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति होती है कोई चीज़ या कोई बात हम प्रकट करते हैं, उसे प्रकटन करने को ही हम अभिव्यक्ति कहेंगे। ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। थोड़ी सी और मैं आपको तथ्य बता देता हूँ पर्यायवाची शब्द से संबंधित। जैसे देखिए परीक्षा में पूछा जाता है
अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अग्नि के हो जाएंगे पावक, ज्वाला, अनल, दहन, बहनी, वैश्वनाथ, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग। फिर कई बार अंग के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। अंग के हो जाएंगे अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। फिर इसी प्रकार से देखिएगा अमृत के पूछे जाते हैं। अमृत के कौन कौन से होंगे? सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। फिर पूछे जाते हैं अशव के। अशव के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा यहाँ पर उजला। उजला के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल। उज्ज्वल से मुझे ये प्रश्न याद आ रहा है, पूछा जाता है कि उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी बताइएगा। कौन सी होगी उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी? ये देखिए, ये है उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी। अक्सर परीक्षा में दी जाती है। अगर हमें आती है तो सही कर लेते हैं, अगर नहीं आती है तो गलत होती है, तो इसका ध्यान रखना है। ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप होगा। फिर आगे आता है प्रश्न 22। कर्ण का तद्भव शब्द कौन सा है? इसकी भी मैंने आपको एक विस्तृत वीडियो बनाकर दी थी। अगर आपने देखी होती तो आपको इसका लाभ मिलता। तो प्रश्न है 22, कर्ण का तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा कान। कर्ण से तात्पर्य होता है संस्कृत शब्द कर्ण। संस्कृत में कर्ण को कान कहा जाता था। तद्भव इसका जो रूप हो जाएगा कान के लिए हो जाएगा ये। फिर देखिएगा तत्सम से क्या तात्पर्य होता है? संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कर्ण, अग्नि, कक्ष इत्यादि। फिर जो तद्भव कौन होंगे? जैसे कर्ण का कान हो गया, अग्नि का आग हो गया, हस्ती का हाथ हो गया। फिर देशज शब्द कौन होते हैं? जो इसी देश से उत्पन्न हुए हैं, उनके उत्पत्ति का कोई आधार तत्व प्राप्त नहीं होता, जैसे लोटा, खिड़की इत्यादि। फिर होते हैं अरबी, फारसी इत्यादि शब्द। ये दूसरे देशों से या फिर विदेशी शब्द के तौर पर इन्हें जाना जाता है। चलिए थोड़े से विदेशी शब्द भी आपको बता देता हूँ यहाँ। जैसे कि यहाँ पर आपको बताऊँगा मैं चीनी भाषा के शब्द चाय और लीची, ये चीनी के हैं। जापानी के कौन कौन से होंगे? जम्फान और रिक्शा। फ्रेंच के हो जाएंगे अंग्रेज़, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज। सिगरेट, ये स्पेनिश भाषा का शब्द होगा सिगरेट। फिर रूसी के कौन कौन से शब्द होंगे? वोदका, कारतूस। रूसी के वोदका होगा, रुबल होगा, स्पुतनिका हो जाएगी। फिर तुर्की के कौन कौन से होंगे? तुर्की के भी पूछे जाते हैं, जैसे कि उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की का है, कुली तुर्की का है, चाकू, चम्मच, लाश, बेगम, बहादुर, दरोगा, तोप, चेचक, चोगा, खच्चर, मुगल, कुर्ता, बीवी, तमगा, तमचा, बारूद, तुर्क, ताश इत्यादि ये तुर्की के हैं। फिर पुर्तगाली के भी पूछे जाते हैं, जैसे कि काजू हो गया, आल्पिन हो गया, अलमारी हो गया, मेज़ हो गया, पपीता हो गया, स्त्री, कमीज़, कमरा, चाबी, तंबाकू, तौलिया, बाल्टी, पिस्तौल, कोदान, संतरा, अचार इत्यादि सारे के सारे पुर्तगाली हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टेटस क्यू के लिए हिंदी पर्याय शब्द हैं, कौन सा होगा इसके लिए? तो सही जो यहाँ हो जाएगा यथापूर्वक, सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला है 24। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। कब लिखा गया था? ये प्रश्न बनता है 1929 में। और इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? नागरिक उच्चारणी सभा काशी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था 1929 में। ये आज तक का सबसे प्रमाणिक और आधारभूत ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। अगर किसी को भी कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखना होगा, उसके बारे में सर्च करनी होगी,
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को वो आधार मानता है, ठीक है, तभी वो अपना कार्य कर सकता है, अन्यथा उसकी रिसर्च नहीं मानी जाएगी कि रिसर्च भी करी है उसने। ये आधारभूत स्तंभ है, आधारभूत स्तंभ, ठीक है। फिर देखिए, माने तो गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के 4 भाग, वो कौन कौन से 4 भाग है? एक हो गया आदिकाल, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, एक हो गया आदिकाल या वीरगाथा काल। दूसरा हो गया भक्ति काल, भक्ति काल को इन्होंने भक्ति काल ही कहा। तीसरा हो गया रीतिकाल, रीतिकाल को भी इन्होंने रीतिकाल ही कहा। और चौथा हो गया आधुनिक काल, आधुनिक काल को भी इन्होंने आधुनिक काल ही कहा था। तो ये 4 भाग इनके द्वारा स्वीकृत होंगे। फिर जो आदिकाल का समय इनके द्वारा माना गया था 1050 से लेकर 1375 संवत तक, 1050 से लेकर 1375 संवत। फिर भक्ति काल का 1375 से लेकर 1700 संवत तक। फिर रीतिकाल का 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। फिर जो आधुनिक का ये 1900 से लेकर अब तक का माना जाता है। तो ये सारे तथ्य आपने नोट करने हैं, अक्सर परीक्षा में बन सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने ही तथ्य मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सारे के सारे तथ्य मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको नोट करने के लिए। फिर अगला प्रश्न है 25, खुमान रासो किस कवि की रचना है? तो जो खुमान रासो हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी दलपति विजय की रचना। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, इसका ध्यान रखना है। ये पूछे जाने वाली रचना है, अक्सर परीक्षा में बनता है यहाँ से प्रश्न। और ये भी प्रश्न बनेगा कि ये किस समय की रचना है। तो जो खुमान रासो है ये आपकी आदिकाल की रचना मानी जाती है, अक्सर आदिकाल की रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। इसी तरह से देखिए पृथ्वीराज रासो है जो, ये भी परीक्षा में बनती है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये किसकी रचना है। तो जो पृथ्वीराज रासो हो जाएगी ये चंद बरदाई की रचना मानी जाती है। जो चंद बरदाई थे ये पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, आपको परीक्षा में बन सकता है ये। फिर जो अमीर खुसरो हैं ये भी आदिकाल के ही रचनाकार माने जाते हैं। आदिकाल में इनके द्वारा पहेलियाँ, मुकरियाँ इत्यादि लिखी जाती थी। जो ये पहेलियाँ होती थी ये सारी की सारी खड़ी बोली में लिखी जाती थी, ताकि एक तरह से जो जनता थी इनका मनोरंजन भी हो जाए और जो अमीर खुसरो रचना कर रहे हैं इनकी रचना भी हो जाए। ये देखिएगा खड़ी बोली के साथ साथ फारसी के भी विद्वान माने जाते हैं, ब्रज भाषा में भी ये कई रचनाएं रचित करते थे, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आपको मैंने महत्वपूर्ण बता दिया, ये भी आपको परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर रुकिएगा, मुझे कुछ और तथ्य भी याद आ रहे हैं, जैसे कि जो दलपति विजय ये तो हो गई खुमान रासो, जो खुमान रासो ये तो हो गई दलपति विजय की रचना। फिर जो बिसलदेव रासो है ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये नरपति नालह की रचना हो जाएगी। फिर जो परमाल रासो ये किसकी रचना हो जाएगी? जगनिक की। पृथ्वीराज रासो आपको बता दी मैंने चंद बरदाई की है। फिर जो जयचंद प्रकाश है ये केदारनाथ भट्ट की रचना हो जाएगी। फिर जयमंक जस चंद्रिका ये मधुकर भट्ट की रचना हो जाएगी। जो शारंगधर, यहाँ पर नाम भी है शारंगधर, देखिए इनकी रचना का क्या नाम है? हम्मीर रासो। क्या है? हम्मीर रासो। फिर देखिए जो नाला सिंह है इनकी रचना का नाम क्या हो जाएगा? विजयपाल रासो। फिर जो श्रीधर है इनकी रचना भी पूछी जाती है, तो ये रणमल छंद हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा, ये प्रश्न बनने वाले हैं परीक्षा में। फिर है अगला प्रश्न 26, रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो जो रामानुजाचार्य थे इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी ये की गई थी श्री संप्रदाय की। जो रामानुजाचार्य हैं ये भक्ति मार्ग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विद्वानों में से एक थे। इन्होंने शुरुआत में श्री संप्रदाय की स्थापना की, जिस कारण धीरे धीरे बाकी संप्रदाय भी आगे निकलने लगे। जैसे कि जो सिख संप्रदाय है इसकी स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए और तथ्य आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो भक्ति काल है इसके प्रवर्तक मूलतः किसे माना जाता है? भक्ति काल हो गया या फिर भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है कबीरदास को माना जाता है, याद रखना है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, इन्होंने इन्हीं के तरफ अपना मत प्रस्तुत किया था कि कबीरदास के आने से ही भक्ति का ज़्यादा प्रभाव उत्तर भारत में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है।
फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 27। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का प्रतिपाद्य किस विषय का है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा व्याकरण प्रधान ग्रंथ माना जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ। फिर अगला प्रश्न है 28। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम किस कवि की पंक्ति है ये? तो जो प्रस्तुत पंक्ति हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी मलुकदास की पंक्ति। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। ये पंक्ति कही थी मल्लुकदास के द्वारा, तो सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिए जो मल्लुकदास हैं ये भक्ति काल के अंतर्गत माने जाते हैं। कबीरदास भी भक्ति काल के अंतर्गत माने जाते हैं, मल्लुकदास भी, दादू दयाल भी, सूरदास भी, ये सारे के सारे भक्ति काल के विद्वान हैं। परंतु जो कबीरदास, मल्लुकदास, दादू दयाल हैं ये निर्गुण भक्ति के अंतर्गत माने जाते हैं, अर्थात इन तीनों को संत कवि भी माना जाता है। जो संत होते थे ये निर्गुण मत का प्रचार प्रसार करते थे, परंतु जो सूरदास थे ये सगुण भक्ति के प्रचार के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य को काफ़ी महत्व दिया। किसने? ये सूरदास ने। वात्सल्य रूप का काफ़ी अच्छा वर्णन करते हैं सूरदास। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 29। मृगावती किस कवि की रचना है? तो जो मृगावती रचना हो जाएगी कुतुबन की, यहाँ पर सही विकल्प भी हो जाएगा। कुतुबन मंझन जायसी ये सूफी कवि के तौर पर जाने जाते हैं, सूफी कवि, याद रखना है। देखिएगा जो दादू दयाल है ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिए, संत कवि के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर जो मृगावती ये कुतुबन की रचना हो जाएगी, और जो मंजन की रचना मधुमालती हो जाएगी, जायसी की रचना पद्मावत हो जाएगी, ध्यान रखना है। अगला है 30। हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहलाया है? कौन सा कहलाया था? हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहलाया? तो ये कहलाया आपका रीतिकाल। क्यों कहलाया? देखिए जो ललित कलाओं से तात्पर्य है यहाँ पर नक्शिक वर्णन या फिर नायिका और नायक को काफ़ी महत्व दिया गया रीतिकाल में। जितने भी विद्वान हुए इन्होंने अधिकतर नायक नायिका प्रधान या नक्शिक प्रधान रचनाओं का निर्माण किया, जिस कारण यहाँ पर ललित कलाएं अपने आप ही पाई गई हर एक रचनाओं में। तभी इसे ललित कलाओं का युग कहा गया, रीतिकाल को। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि वो कौन सा काल था जिस समय ब्रजभाषा का स्वर्ण युग था? तो ये भी रीतिकाल को ही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान हर एक विद्वान ब्रजभाषा में ही काव्य रचना करता था। श्रृंगारिकता परक रचनाएं इस समय की जाती थीं। फिर है अगला प्रश्न 31। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक किस कवि की पंक्ति है? तो जो ये पंक्ति हो जाएगी ये हो जाएगी महात्मा तुलसीदास की। तुलसीदास ने कहा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक। ये इसलिए उन्होंने कहा था कि उस समय जो सिद्धों और नाथों के प्रभाव से जनता अपने भक्ति भाव से तंग आ गई थी, ज़्यादा भक्ति पर उतना इंटरेस्ट नहीं देती थी, क्योंकि इनकी इस तरह की भक्ति थी जिस कारण सारी जनता इनसे विचलित हो जाती थी। काफ़ी कठिन भक्ति को माना जाता था। इन विद्वानों ने या फिर इन आचार्यों ने भक्ति को काफ़ी कठिन कर दिया था। किसने? सिद्धों ने और नाथों ने। ये लोग हठियों को ज़्यादा महत्व देते थे। जो गृहस्थ धर्म के व्यक्ति थे या घर से पूजा पाठ करने वाले थे, इनको इस तरह से हठयोग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, काफ़ी कठिन होता था। इसलिए जब से भक्ति काल आया, यहाँ से एक तरह से भक्ति काफ़ी आसान हो गई। लोग घर बैठकर भी भक्ति में तन्मय होने लगे। ठीक है, इसीलिए ये जरूरी था कि भक्ति काल भी आया और यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वान हुए, और तुलसीदास ने भी इसी से प्रभावित होकर ये पंक्ति कही थी यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा तुलसीदास से संबंधित तथ्य बता देता हूँ कि जो तुलसीदास हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। तुलसीदास ने भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तन किया, और जो तुलसीदास है इनका जन्म माना जाता है 1532 के आसपास। 1532 ईस्वी, मुझे पूरा कंफर्म नहीं हो रहा है, हाँ 1532 के आसपास ही माना जाता है। तो 1532 इनका जन्म हो जाएगा। माता पिता का अगर बात की जाए तो माता का नाम था हुलसी, पिता का नाम था आत्माराम दुबे।
जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो ये 5 वर्ष के बालक के समान लगते थे। इनका वजन भी काफ़ी अधिक था। इनके दांत जब ये पैदा हुए थे उसी समय इनके दांत दिखाई देते थे, और सामान्य बच्चों की तरह ये रोने नहीं लगे थे। जब ये पैदा हुए थे तो उस समय ये हंसने लगे थे और राम नाम का जप करने लगे थे। ठीक है, इस तरह की इनके बारे में जानकारी बताई जाती है। कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था? रत्नावली। जो रत्नावली है, इन्हीं के प्रभाव से इन्होंने जो एक तरह से गृहस्थ धर्म त्याग दिया था। किसने? तुलसीदास ने। ये क्यों त्यागा था? ऐसा होता है एक बार कि जो तुलसीदास होते हैं ये अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करते हैं। एक बार जो रत्नावली है अपने पिता के घर चली जाती है और तुलसीदास पीछे उनके वियोग में काफ़ी तड़पते रहते हैं। ना खाना खाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना पानी पीते हैं, बस अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहते हैं और इनसे रहा नहीं जाता है। पूरी रात रह नहीं पाते हैं ये। फिर रात के 3-4 बजे का समय होता है, ये अपनी पत्नी के वियोग में चले आते हैं अपनी पत्नी के पिता के घर, और जैसे तैसे उनके घर पहुंच जाते हैं। और जब वे अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर इनके ससुर के घर में, तो इनकी पत्नी कहती हैं, तुम कैसे आदमी हो, मुझे एक दिन के लिए भी कहीं जाने नहीं दिया, इतना प्रेम तुम मुझसे करते हैं, इस शरीर से ज़्यादा प्रेम करने से महत्व ज़्यादा तुम्हें देना चाहिए, भगवान राम के प्रति समर्पित हो। तो बस वही पंक्तियाँ इन्होंने कही थी। तो जो तुलसीदास है सब कुछ छोड़ के आ गए और भगवान राम के जप में लगे। उसके पश्चात उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सांसारिक दुनिया को उन्होंने उसी समय त्याग कर दिया था। उसके पश्चात तो रत्नावली जी सोचने लग गई थी कि मैंने क्या कह दिया, और इन्होंने मुझसे विरक्ति ही कर ली। ठीक है, इस तरह के कुछ तथ्य हैं। कभी समय लगता है तो यूट्यूब से सर्च करके ऐसे तथ्य आपने देखने हैं। काफ़ी प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं ये सारे। फिर देखिए, जो तुलसीदास है इनके दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? नरहरि आनंद। कौन? नरहरि आनंद। शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाओं में माना जाता है, ये माना जाता है रामचरितमानस को। कौन सी रचना है? रामचरितमानस। समय रामचरितमानस का 1574 ईस्वी हो जाएगा, और ये किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में इसे लिखा गया है। बाकी वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण, कवितावली, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, तुलसीदास की 12 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं इनकी। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, उल्टे क्रम में हम देख लेते हैं। चलिए उल्टे क्या सीधे ही देख लेते हैं, क्यों देखना उल्टा। प्रश्न संख्या 32 क्या पूछा गया है भाई? इसमें पूछा गया है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसने कहा? जो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कहा गया था आपके डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये पंक्ति कही गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। जो डॉक्टर नगेंद्र है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास का संपादन किया गया था, जो दूसरा सबसे प्रमुख इतिहास ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है। ये इन्हीं का इतिहास ग्रंथ है। कई बार पूछा जाता है कि क्या जो अपने जो डॉक्टर नगेंद्र है, इनके द्वारा इतिहास ग्रंथ लिखा गया है? तो नहीं दोस्तों, इनके द्वारा इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया है। जो ये इनका ये इतिहास है, इसका इन्होंने संपादन किया है। एक तो डॉक्टर नगेंद्र हो गए, दूसरे डॉक्टर हरदयाल, इन दोनों ने इस इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। लिखा इसे अन्य विद्वानों के द्वारा लिखा गया था, इस इतिहास ग्रंथ को। ठीक है, फिर यहाँ से और भी तथ्य बनेंगे कि जो छायावाद है, इसका समय कब से कब तक का स्वीकृत है? छायावाद का समय माना जाता है 1918 से लेकर 1936 तक। 1918 से 1936 तक। फिर देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक लिखकर छायावाद का सर्वप्रथम जिक्र किया था। किसने किया था सर्वप्रथम छायावाद का जिक्र? तो ये मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। और देखिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यह भी इन्हीं को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। परंतु जो सर्वमान्य मत के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को।
फिर और भी चर्चा करेंगे हम किस विद्वान ने किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है, जैसे कि सुमित्रानंदन पंत को माना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, प्रभाकर माचवे ने माना है माखनलाल चतुर्वेदी को, और जो इलाचंद्र जोशी हैं इन्होंने ही सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना, और ये सर्वमत अभी हो गया कि यही छायावाद के प्रवर्तक हैं। फिर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का शब्द दो अर्थों में समझा था। एक तो इन्होंने कहा कि जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, छायावाद का ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ इन्होंने माना काव्य शैली या फिर पद्धति विशेष के लिए। ये दो शब्द इन्होंने छायावाद के लिए प्रयुक्त किए थे कि छायावाद दो शब्दों में या दो अर्थों में समझना चाहिए। फिर जयशंकर प्रसाद ने भी छायावाद के लिए शब्द कहे थे कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ठीक है, महादेवी वर्मा क्या कहती हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये अपने महादेवी वर्मा ने माना। फिर देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र का तो हो गया छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। फिर इसी के उत्तर में रामविलास शर्मा ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। फिर देखिए डॉक्टर नाम्बर सिंह हैं, इन्होंने कहा छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। फिर अगला है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, ये यहाँ पर किसने कहा, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद के चार आधार स्तंभ किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा को। फिर देखिए अगला है 33, रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी तो ये हुई राजसूय से। विकल्प ए सही होगा। जो रासो है ये आदिकाल में प्रयोग किए जाने वाला काफ़ी ज़्यादा शब्द था। रासो, रासो काव्य कहा जाता है ना, पृथ्वीराज रासो इत्यादि इत्यादि। फिर है आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है। तो जो आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है कामायनी को। कामायनी के रचनाकार किसे कहा गया है, तो ये जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। कामायनी का समय कब का है, 1935 का। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग है। कामायनी में प्रथम सर्ग कौन सा है, चिंता। कामायनी में अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद। कामायनी का नायक किसे माना जाता है, मनु को, और नायिका किसे माना जाता है, श्रद्धा को। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना गया है। पीछे ही हमने देखा उदंत मार्तंड को। फिर 36, पद्मावत की प्रतीक योजना के प्रस्तुत प्रतीकों में से कौन सा गलत है। तो जो प्रतीक योजना में गलत होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो राघव चेतन है ये गुरु के तौर पर नहीं जाना जाता, तो ये जाना जाता है शैतान के तौर पर। बाकी यहाँ पर सही हो जाएंगे, जैसे कि रतनसेन मन का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। नागमती बुद्धि का प्रतीक है, या फिर दुनिया धंधा, नागमती हाँ दुनिया धंधा और बुद्धि का प्रतीक है। फिर जो पद्मावती है ये हरिदेव और परमात्मा का प्रतीक है, सही हो जाएगा। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, गुरु तोता का प्रतीक है, सुआ या तोता। फिर पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की रचना है। ठीक है, जायसी की। अखरावट, कहनावत ये भी जायसी की रचना हो जाएंगी। फिर है 37, काव्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य स्वीकार करने वाले विद्वान का नाम बताइए, कौन थे ये। तो ये थे विश्वनाथ। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्वनाथ के द्वारा काव्य रसात्मक काव्य कहा गया था। फिर जो भरतमुनि है इनके द्वारा रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। फिर जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आए उस छंद को कहते हैं। तो उस छंद को कहा जाता है दोहा। ध्यान रखना है, जिस छंद के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं आती हैं और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं, दूसरे और चौथे में। यहाँ पर चौथा लिखा है, सीधा चौथा नहीं, दूसरा और चौथा होगा, तो यहाँ पर 11-11 मात्राएं आती हैं, तो ये रोला हो जाएगा।
फिर जो चौपाई है इसमें 16-16 मात्राएं आती हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो चौपाई होता है चौपाई, इसमें 15 मात्राएं आती हैं, ये भी ध्यान रखना है। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप बताइएगा कि इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए या फिर सीधे सीधे उत्तर दिया करूँगा। जो भी आपको ठीक लगेगा, जो आपके कमेंट रहेंगे उसको आधार मानकर चलूँगा मैं। है अगला प्रश्न, आधिकारिक और प्रासंगिक दो भेद हैं। ये कथानक के दो भेद माने जाते हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक, विकल्प ए। बाकी देखिएगा यहाँ पर ये भी कहूँगा, इसके पश्चात भी अगर आपके किसी प्रश्न पे डाउट रहते हैं बेझिझक आप पूछेगा, बेझिझक, कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत रहती तो आप बेझिझक पूछेगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है 40, कवि कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं। कवि कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी जो रीतिकालीन कवि की रचनाएं होंगी तो वो हो जाएंगी यहाँ पर चिंतामणि की। पीछे ही मैंने बता दिया था कि जो चिंतामणि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये स्वीकार करते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि है, और जो इनकी कवि कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी है ये पूरी तरह से श्रृंगारिक रचनाओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। और जो केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना था, डॉक्टर नगेंद्र ने माना था, और इनका समय 1555 का माना जाता है। किसका माना जाता है 1555 का, तो ये केशवदास का। अगला प्रश्न 41, हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने ये मत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया कि जो परीक्षा गुरु है ये मौलिक और अंग्रेजी ढंग का हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास है। इसका समय पूछा जाता है कि जो परीक्षा गुरु है इसका समय कब का है, तो 1881 में से प्रकाशित किया गया था। 1881 या 82 होगा, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे पहले का जो उपन्यास था जिसे सर्वमत था कि ये हिंदी का पहला उपन्यास था, तो ये कौन सा था, भाग्यवती, भाग्यवती नामक उपन्यास। पहले इसे माना जाता था कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, परंतु जब रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नहीं ये तो पहला नहीं है, पहला तो परीक्षा गुरु होना चाहिए, तब परीक्षा गुरु को मानने लगे। और जो भाग्यवती था इसका प्रकाशन वर्ष था 1877 ईस्वी। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो जो रानी केतकी की कहानी है ये लिखी गई थी इंशा अल्लाह खां के द्वारा। इंशा अल्लाह खां के द्वारा इसे 1803 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, 1803 ईस्वी के आसपास। जो ये रानी केतकी की कहानी थी इसमें जो इंशा अल्लाह खां ने कई नए प्रयोग किए। इन्होंने यहाँ पर गंवारू भाषा, विदेशी भाषा इत्यादि को प्रयोग ना करने के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, आपको बता देता हूँ, अच्छा लगता है बता के, जैसे कि जब आपको सुबह 8 बजे टेस्ट दिया जाता है, सुबह 8 बजे आपको टेस्ट दिया जाता है सॉल्व करने के लिए LT टेट की, तो आपको उसको ढंग से सॉल्व करना है। एक पेज लेना है A4 साइज़ का, उसमें अपने सारे प्रश्नों को पहले लिखना है, जैसे 1 2 3 4 50 तक लिखना है। 50 प्रश्न आपको डेली मिलते हैं ना, उसमें लिखना है जो प्रश्न आपको आता है उसका उत्तर तब भी लिखिए, जो नहीं आता है तब भी उसका लिखिए। इससे बताऊं क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप लोगों को जो आता है वो तो आपको याद रह गया, अगर नहीं आता है तो आप जब इसकी आंसर की मिलाएंगे ना, आप सोचेंगे यार मैंने तो इसका ये किया था, यहाँ पर उत्तर इसका दूसरा है। जब आप मिलान करेंगे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आपके मन में भी वो हमेशा के लिए याद रहेंगे। ये सबसे अच्छा मेथड होता है कि पहले आप टेस्ट लगाइए, इस तरह के मॉक टेस्ट लगाते रहिए सुबह। फिर जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसके कुछ देर बाद में आपको चाहे इसकी उत्तर तालिका भी दे दूंगा, और रात को देखिए 9 बजे इस तरह की आपको व्याख्यात्मक वीडियो भी दूंगा। ये बहुत अच्छे होंगे आपके लिए, तैयारी के लिए। मैं मानता हूँ अगर ढंग से कोई इसको करेगा ना LT टेट तो वो ले ही लेगा आराम से, ठीक है। बाकी देखिएगा अगर कोई आपके तब भी संदेह रहते हैं तो आप अवश्य मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको सारे के सारे आपके संदेह को दूर करने की कोशिश करूँगा। फिर था अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारी शिक्षा हेतु किस पत्रिका का संपादन किया। ये 2 विकल्प ही आपके लिए छोड़ता हूँ, एक है कवि वचन सुधा, दूसरा है बाला बोधिनी। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्होंने नारी शिक्षा हेतु जो पत्रिका का संपादन किया था तो ये बाला बोधिनी थी। यहाँ पर देखिए नाम से ही बाला का शब्द प्रयोग में आ रहा है ना, तो बाला कहते हैं स्त्री को या बच्ची को, बाला बोधिनी। इस पत्रिका का प्रयोग इन्होंने
नारी के शिक्षा हेतु किया था? तो 43 का सही उत्तर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो जो पंक्तियाँ हैं ये हो जाएंगी यहाँ पर निराला की। निराला ने कहा कि दुख ही मेरे जीवन की कथा रही हूँ, क्या कहूँ जो अब मुझसे नहीं कही जा रही। ये सारी की सारी पंक्तियाँ इन्होंने अपनी जो इनकी रचना थी सरोज स्मृति, हाँ यहाँ पर इन्होंने कही थी। अपनी इनकी जो पुत्री थी सरोज, उनकी मृत्यु पर इन्होंने सरोज स्मृति नामक लंबी कविता या फिर लंबा शोक गीत लिखा था। सरोज स्मृति नामक लंबा शोक गीत किसने लिखा? निराला ने लिखा। इनकी और भी रचना है, एक तो हो गया इनकी रचना सरोज स्मृति, दूसरा राम की शक्ति पूजा, तीसरा परिमल, चौथा अनामिका, पांचवा जूही की गली। जूही की गली इनकी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है। कई बार पूछा जाता है जूही की कली में ऊ किस तरफ होता है? इस तरफ होता है ऊ, छोटा ऊ की मात्रा लगती है जूही की कली में। चलिए, और जो निराला है ये छायावाद के आधार स्तंभों में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर किसकी रचनाएं हैं? युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर नामक रचनाएं ये नागार्जुन की हो जाएंगी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 46, प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अच्छा प्रश्न है ये भी परीक्षा हेतु। तो जो प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तो ये की गई थी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। और कब हुआ था ये? 1935 के आसपास ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में 1935 के आसपास हुआ था। इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। फिर देखिए दूसरा पूछा जाता है कई बार कि परीक्षा कि दूसरा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न 47, प्रभा खेतान की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो जो प्रभा खेतान की आत्मकथा का शीर्षक हो जाएगा अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या। इसको याद करने की टिक बता देता हूँ। जो प्रभा है ना, खेत आ रहा है, खेत, खेत में क्या उगता है? अन्न, अन्न उगता है। तो इस प्रकार इसे याद रखना कि प्रभा खेत में अन्न उगता है। अगला है 48, गीत फरोश किस कवि की रचना है? गीत फरोश किस कवि की रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना हो जाएगी। विकल्प बी यहाँ से ही होगा। अगला है जमीन पक रही है किस प्रकार की रचना है? तो जो जमीन पक रही है ये काव्य रचना है। किसकी रचना हो जाएगी? ये केदारनाथ सिंह की रचना। केदारनाथ सिंह की ये रचना हो जाएगी, याद रखना है। कई बार केदारनाथ भट्ट दिया जाता है, कई बार केदारनाथ अग्रवाल